नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल दुनिया पर। आप देख रहे हैं सेमेस्टर टू का पेपर 5 और टॉपिक नंबर 1 के अंतर्गत अकादमिक लेखन, अर्थ और महत्व को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात आपको ये भी बता दें कि आप इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक में क्लिक करके डाउनलोड आसानी से कर पाएंगे और पूरा PDF का नोट्स आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अकादमिक लेखन उस लेखन को कहा जाता है जो अकादमिक क्षेत्र में अध्ययन अध्यापन के क्रम में शिक्षण संस्थानों से संबंधित सभी विद्यार्थियों को लिखना पड़ता है। इस तरह का लेखन पुस्तकों, ग्रंथों, शोध पत्रों आदि के माध्यम से हमारे सामने आता है। मानव जीवन का उद्देश्य अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए ज्ञान प्राप्त का एक प्रमुख केंद्र शिक्षण संस्थान होते हैं। लेकिन ज्ञान केवल स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में नहीं होता। ज्ञान हमारी परंपराओं से भी हमें मिलता है, जिनकी अभिव्यक्ति बड़े बुजुर्ग करते हैं। हमारी शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं का समाधान हमें उसके पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से मिल जाता है, लेकिन यह ज्ञान ग्रंथ रूप में नहीं होता। इस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बुजुर्गों से प्राप्त करते हैं। अतः इस ज्ञान अनौपचारिक ज्ञान है। ये ज्ञान जो है, इसको हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जो मिलने वाले ज्ञान को अनौपचारिक ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान है जब हम विज्ञान के स्थापित मानदंडों के अनुरूप शोध करके इस ज्ञान को लिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे तो यह औपचारिक ज्ञान हो जाएगा। लिखने के बाद यह ग्रंथ रूप में आ जाता है और इसे शैक्षणिक संस्थानों के रूप द्वारा औपचारिक ज्ञान के रूप में स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। अकादमिक लेखन की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है आपका औपचारिकता का समावेश। अकादमिक लेखन का स्वरूप अत्यधिक गंभीर प्रवृत्ति का होता है, अतः इसकी शैली में हमेशा औपचारिकता का समावेश होता है। सामान्य लेखन में हम अनौपचारिक हो सकते हैं, लेकिन अकादमिक लेखन में औपचारिक मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। दूसरा है आपका भाषा में और औपचारिकता। अकादमिक लेखन सामान्यतः फर्स्ट पर्सन, पहला व्यक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। थर्ड पर्सन यानी कि तृतीय पुरुष का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन में विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। आपका तीसरा है तथ्यों पर आधारित। अकादमिक लेखन में शोधकर्ता के विचारों की अभिव्यक्ति नहीं की जानी चाहिए, बल्कि विशेष विश्लेषण के उपरांत तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष को प्रस्तुत की जाती है। परिणाम स्वरूप अकादमिक लेखन में सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिगता के बजाय ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठता का समावेश होता है। अर्थात तथ्यों और आंकड़ों का विश्लेषण करने के उपरांत तर्कपूर्ण तरीके से शोधकर्ता किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। आपका चौथा आ जाता है। चौथा है आपका शोध पर बल। इसी का दूसरा नाम शोध उन्मुख स्वरूप या फिर उसी का फिर तीसरा नाम शोध को प्राथमिकता, ये तीनों आ जाता है। अब कुछ भी इनमें से लिख सकते हैं, तीनों में से। तो आपका अकादमिक लेखन का स्वरूप
ही ऐसा है कि इसमें कहानी की तरह बातों को नहीं लिखा जाता, बल्कि तथ्यों के आधार पर विश्लेषणात्मक तरीके से उसे प्रस्तुत किया जाता है। अक्सर इनमें अध्ययन के दौरान अध्ययन के क्रम में सिद्धांतों का सहारा लिया जाता है। कभी कभी सिद्धांतों का परीक्षण भी किया जाता है। अंततः अकादमिक लेखन ज्ञान प्राप्ति का और ज्ञान के सृजन क्रिएशन का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। पांचवा है आपका अध्ययन को संगठित करना। संगठित करने क्षमता की अभिव्यक्ति सामान्यतः किसी भी प्रकार के लेखन में की जाती है, अर्थात कोई भी लेख हो उसको क्रमवार तरीके से संगठित किया जाता है। अकादमिक लेखन में इस पर कुछ अधिक ध्यान दिया जाता है। शोध के प्रयुक्त शब्दावली का अथवा संकल्पनाओं का विश्लेषण करने के उपरांत शोध से जुड़े समस्त महत्वपूर्ण बिंदुओं को तर्कपूर्ण तरीके से लेख में प्रस्तुत किया जाता है। आपका आ जाता है छठा नंबर संदर्भ प्रस्तुत करना। अकादमिक लेखन में विश्लेषण के लिए अथवा निष्कर्ष की पुष्टि करने के लिए संदर्भों का सहारा लिया जाता था। ये संदर्भ उसे कहते हैं जिसकी अभिव्यक्ति हम विद्वानों द्वारा लिखित रचनाओं में लिखे गए विचारों का प्रयोग करके करते हैं। अतः संदर्भ हमेशा प्रसिद्ध रचनाओं से प्रस्तुत किया जाता है। ये रचनाएं पुस्तकों के रूप में या फिर शोध पत्रों के रूप में या लेख के रूप में हमारे सामने आता है। ज़रूरत के अनुसार हम लोग सरकार द्वारा या फिर अन्य प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा प्रकाशित ग्रंथों या रिपोर्टों से भी हम लोग आंकड़ा लेते हैं। स्पष्ट है कि ये भी संदर्भ का एक स्रोत होता है। यह हो गया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा, यानी कि डेटा कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा यानी दो प्रकार के होते हैं। इसी में देख लेते हैं प्राइमरी डेटा क्या है। जो तथ्य या आंकड़ा एक शोधकर्ता समाज में जाकर वहाँ रहने वाले या किसी संगठन से कार्य करने वाले या किसी व्यवस्था से जुड़े लोगों से संग्रह करता है, तो उस डेटा को प्राथमिक डेटा कहा जाता है। इस प्रकार का डेटा इंटरव्यू के माध्यम से प्रश्न सूची बनाकर या ऑब्जर्व परिवेक्षण के द्वारा ग्रहण या फिर संग्रह किया जाता है। दूसरा प्रकार का डेटा जो कि सेकेंडरी डेटा है, और इसका हम लोग सामाजिक विज्ञान में शोध करने के दौरान एक शोधकर्ता अपने शोध प्रश्न उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त सामग्री विभिन्न पुस्तकालयों का, शोध संस्थानों का या फिर अन्य संगठनों, शैक्षणिक अथवा सांस्कृतिक संगठनों का ग्रहण करके प्राप्त करता है। इन संगठनों में या संरचनाओं में हमें विज्ञानों द्वारा रचित शोध ग्रंथ, शोध पत्र, पत्रिका, सरकार के विभिन्न रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा लिखित रिपोर्ट उपलब्ध होता है। इन ग्रंथों से जब हम कोई ज़रूरी डेटा ग्रहण करते हैं तो उसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं, सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक डेटा कहते हैं। यह नोट में है कि एकेडमिक राइटिंग लिखने के 4 तरीके हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला पीएचडी थीसिस, दूसरा है आपका डिसर्टेशन, तीसरा है आपका शोध पत्र या फिर रिसर्च पेपर, और चौथा है आपका असाइनमेंट
एक यहाँ पे क्वेश्चन भी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से तात्पर्य क्या है। तो ये बस अपने तरीके से लिखने के लिए दिया गया था, इसको आप नोट्स नहीं भी करेंगे चलेगा। दूसरा है कि आपका नेक्स्ट है अकादमिक लेखन का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ अकादमिक लेखन, उसका महत्व क्या है। तो नंबर 1 में है ज्ञान को लिपिबद्ध करने में सहायता मिलती है, 1 नंबर कहता है। 2 नंबर है ज्ञान के सृजन में सहायता होता है, नॉलेज क्रिएशन, इस नॉलेज से प्रशासन को बेहतर बनाने में सरकार को सहायता मिलती है और बेहतर नीति निर्माण संभव हो पाता है। तीसरा है आपका भावी शोध का मार्ग प्रशस्त करना, यानी आने वाले जब पीढ़ी में हम लोग के बाद जो भी शोध करेंगे उसके लिए बेहतर होगा। लेखन अगर लिखा हुआ रहेगा तो वो लोग आसानी से शोध कर पाएंगे और प्रेरित भी होंगे शोध करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, जब भी शोध कार्य किया जाता है या किया जाता हो वो उसे थीसिस या डिसर्टेशन लिखने के लिए किया जाए। इसे टॉपिक का निर्धारण करते समय काल और क्षेत्र का स्पष्ट करना जरूरी है ताकि शोध को एक निश्चित सीमा के भीतर बांधा जा सके। बहुत लंबा काल या काफ़ी बड़ा क्षेत्र होने से शोध की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और यह शोध व्यापारिकता के पैमाने में भी शायद खरा ना उतर पाए। उसके बाद आ जाता है आपका, अर्थात कहने का मतलब था विभिन्न विषयों पर किए गए नाना प्रकार के शोधों से शोधकर्ताओं को शोध करने के लिए शोध मिलते हैं, प्रश्न मिलते हैं, शोध प्रश्न मिलते हैं और यही से उसे शोध करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कोई भी शोध हो सकता है। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक समाप्त। और आप इसका PDF क्या बोलते हैं वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दूसरी बात आपको बता दें कि ये हो गया आपका पहला टॉपिक। इसी तरह करके हम पूरा सीरीज़ ला रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने साथियों तक शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।